हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो हम लोग का फ्री क्रैश कोर्स चल रहा था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और उसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर पढ़ लिए। ये 4th लेक्चर है, और इन्वेंट्री के हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। इन्वेंट्री फर्स्ट में हम लोगों ने देखा कॉस्ट्स और डिटरमिनिस्टिक मॉडल का पहला मॉडल ईओक्यू, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा बिल्डअप मॉडल एंड प्राइस ब्रेक मॉडल। ठीक है, तो अब हम लोग चल रहे हैं 4th मॉडल पर डिटरमिनिस्टिक के। 4th मॉडल डिटरमिनिस्टिक का मॉडल 4। ठीक है, तो आई होप इससे पहले कि जितने भी तीनों मॉडल हैं वो समझ में आ गए होंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। खास करके सबसे पहला वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके फॉर्मूले याद रहने चाहिए, और हमें फॉर्मूले सारे याद रखने हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो कुछ खास कॉन्सेप्ट इसमें होता नहीं है, और कुछ खास कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते भी नहीं है कि फंसा दे। लैंग्वेज में थोड़ा बहुत अगर बड़ी लैंग्वेज कर दी उसने, तो हमें हो सकता है कि कुछ बच्चे डर जाते हैं लैंग्वेज देख के, अदरवाइज एकदम सिंपल है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें 4th मॉडल जो अपना है वो क्या है, शॉर्टेज और बैक ऑर्डर मॉडल। ये डिटरमिनिस्टिक का लास्ट मॉडल है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रोबेबिलिस्टिक वाले में। तो चलो पहले हम लोग बात करते हैं शॉर्टेज और बैक ऑर्डर की। कुछ तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि शॉर्टेज का मतलब क्या है, कि हमारे आइटम की हमें क्या हो गई, शॉर्टेज। ठीक है, हमें अपने आइटम की हो गई शॉर्टेज। तो जब शॉर्टेज तो देखो इस टाइप से होता है। ये मैं बना के दिखाता हूं अभी। इधर पे अपनी क्या होती है, क्वांटिटी, स्टॉक, और इधर पे टाइम। ठीक है, ये अपना हो जाएगा मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, और ये हो गया अपना शॉर्टेज। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो इधर। इसमें क्या किया हम लोग का, पहला ही मॉडल है, फर्स्ट मॉडल है, फर्स्ट मॉडल ही है, बस उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। हम लोगों को क्या हुआ है कि यहां पे हम लोगों ने क्वांटिटी क्यू ऑर्डर की थी, कंज्यूम हुई, और कुछ टाइम पीरियड के बाद वो फिनिश, टोटल कंजम्पशन हो गया। अब इतने टाइम पीरियड की बात करें, अगर हम लोग जो ये टाइम पीरियड बचा है, इस टाइम पीरियड को हम लोग बोल रहे हैं T2, और इस टाइम पीरियड में हमारी शॉर्टेज है। शॉर्टेज यानी कि जो भी कस्टमर आएगा हमारे पास, हम उसकी डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है, शॉर्टेज है बैक। ठीक है, और बैक ऑर्डर का मतलब क्या है कि डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको हम लोग होल्ड कर देंगे कि भाई रुक जाओ, आज नहीं हम ये डिमांड फुलफिल कर पा रहे हैं, कल या परसों में हम फुलफिल कर देंगे। तो जैसे ही ऑर्डर आएगा नया, तो सबसे पहले हम लोग पुरानी डिमांड फुलफिल करेंगे, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो जो अगर हम लोग देखें तो ऑर्डर पूरा वो कितना है, कंप्लीट, वो इतना है। वैल्यू कितनी है, क्यू। इतनी यूनिट अपनी सॉर्ट हो रही हैं। तो अगर कोई पूछे, जो पूछा जाता लास्ट वाले में भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, कि मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल वो हो जाएगा Q माइनस एस। टोटल Q में से S घटा दो, शॉर्टेज। इसको हम लोग कहीं कहीं बुक्स में देखा होगा तो IM भी लिखा रहता है। ठीक है, Q माइनस एस, Q माइनस एस। ठीक है, S क्या है, नंबर ऑफ यूनिट शॉर्ट्स, नंबर ऑफ यूनिट शॉर्ट्स बोल दो, या फिर बैक ऑर्डर बोल दो। टोटल टाइम कितना है अपना, टोटल टाइम है अपना T, और जितने टाइम में हम लोग डिमांड फुलफिल कर रहे हैं वो टाइम को हमने मान लिया कुछ T1, यानी कि T1 टाइम में हम कस्टमर की डिमांड फुलफिल कर रहे हैं, और T2 टाइम में हमें शॉर्टेज हो गई है। सेम फर्स्ट मॉडल है, कंजम्पशन डी रेट से चल रहा है। ठीक है, अब देखो इसका फायदा क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग।
देखो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, हम इस मॉडल को वहीं पे यूज करते हैं जहां पर हमारी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल BMW के शोरूम की बात कर लो, ठीक है, तो वो 50 गाड़ियां लाके पहले से नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि एक एक गाड़ी की कीमत है 50-50, 60-60 लाख रुपए। तो वो रखेगा तो अगर 10 गाड़ियां भी लाके इन्वेंट्री में रख लेगा तो कितना उसका कैपिटल इन्वेस्ट हो जाएगा, उसका क्या कहते हैं इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, तो कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इस केस में क्या होता है कि भाई आओ ऑर्डर दो, हम कल परसों में लाके दे देंगे, और जब भी दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना शॉर्टेज वाला मॉडल। तो शॉर्टेज ऑफ बैक ऑर्डर बात समझ गए कि बैक ऑर्डर क्या है कि कोई कस्टमर अपने पास आ रहा है और हम उसकी डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जब उसको हम होल्ड करते हैं और जब भी हमारा नया लॉट आता है पहले हम जो कस्टमर की डिमांड फुलफिल नहीं हुई उसको फुलफिल करते हैं तुरंत, ठीक है, और उसके बाद फिर अपनी इन्वेंट्री को फिल करते हैं जहां तक जा रही है। यानी कि शॉर्टेज को अगर हम लोग टोटल लॉट साइज से घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। बाकी सारी चीजें सेम है, बस मुझे अभी एक चीज बता दो बस कि इसके कोई फायदा भी है। देखो अगर छोटे छोटे आइटम लोग जिनकी होल्डिंग कॉस्ट कम है वहां पे अगर ये मॉडल यूज करेंगे तो हमारा बहुत लॉस है। कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम समोसे की दुकान की बात करें, ठीक है, या किसी क्या कहते हैं चॉकलेट वाली दुकान की बात करें कि तुम जाओ वहाँ चॉकलेट ना मिले, क्यों, उसके पास है नहीं, खत्म हो गई, भैया कल ला के दे देंगे। तो ये 10 रुपए की या 15 रुपए की चीज़ के लिए कल थोड़ी चलेगा। ये तो बना के रखो या फिर स्टॉक में ला के रखो। ऐसे में क्या होगा, रेपुटेशन खराब होगी, तुम्हारी लॉस भी होगा, कस्टमर अगली बार आएगा ही नहीं कि वहाँ क्या जाना है, वहाँ तो चांस है कि छोटी सी चीज़ तो अपनी दुकान में रख नहीं पाता है, ठीक है। तो वहाँ पे इन सब चीज़ की दिक्कत है, वहाँ नहीं इसको यूज़ करते हैं, वहाँ जहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे अपनी होल्डिंग कॉस्ट क्या है बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग बात कर रहे हैं शॉर्टेज ऑफ बैक ऑर्डर मॉडल की। तो देखो इससे फायदे क्या है, ठीक है। अगर हम लोग इसके बेनिफिट्स की बात करें, पहला क्या है, अगर हम लोग देखें तो साइकिल टाइम अगर अपन लोग नॉर्मल फर्स्ट में चलते तो इतना होता, अब साइकिल टाइम बढ़ गया है। अगर साइकिल टाइम बढ़ गया है तो नंबर ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर ईयरली डिक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर अगर डिक्रीज हो जाएंगे तो अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ना। और देखो अगर हम लोग दूसरी बात करें होल्डिंग कॉस्ट की, तो इतने पीरियड में, हर साइकिल के इतने पीरियड में हमें कोई भी क्वांटिटी, कोई भी आइटम होल्ड नहीं करना पड़ रहा है, होल्ड नहीं करना पड़ रहा है। यानी कि होल्डिंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ इतने में होल्ड करना पड़ रहा है, इतना इतना देखो हर साइकिल में अपन को होल्ड ही नहीं करना पड़ रहा कोई मटेरियल, तो होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, वहां पे जीरो हो जाएगी। होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी कि कम हो गई। ओवरऑल टाइम पीरियड में देखेंगे तो होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी। ईयरली देखेंगे तो होल्डिंग कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन एक नई कॉस्ट ऐड हो जाएगी, वो क्या होगी, शॉर्टेज कॉस्ट या बैक ऑर्डर कॉस्ट, वो हमारी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इस केस की हम लोग बात करें, बात समझ गए ना भाई। देखो सीधी सी बात है, अगर ये यहां तक होता तो फिर ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर होते क्योंकि साइकिल टाइम कम होता, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो यहां से यहां तक इतने साइकिल टाइम पे हमने कोई इन्वेंट्री होल्ड ही नहीं की है, तो होल्डिंग कॉस्ट लगेगी नहीं। तो ईयरली देखोगे तो अगर 10 साइकिल भी है तो इतने इतने 10 टाइम्स अपन को क्या इन्वेंट्री होल्ड नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये तो अपने फायदे हैं, कि ऐसा नहीं सिर्फ घाटा है, फायदा भी है। तो इस केस में अगर हम लोग टोटल कॉस्ट लिखेंगे, ठीक है, टोटल कॉस्ट लिखने से पहले अपन लोग जरा एक टर्म लिख लेते हैं। अपन ने एस तो लिख लिया था, नंबर ऑफ यूनिट बैक ऑर्डर, और एक टर्म और होता है, इसको सी भी बोल दो, सी एस बोल दो। ये क्या है, बैक ऑर्डर और शॉर्टेज कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, कि साल भर में अपन ने कितनी नंबर ऑफ यूनिट सॉर्ट की, ठीक है, बैक ऑर्डर की। तो अगर हम लोग अब टोटल कॉस्ट की बात करें, टोटल कॉस्ट, तो देखो वो वाली कॉस्ट अपन को परचेज कॉस्ट तो इंक्लूड ही नहीं करनी है, क्योंकि मैंने बताया था सिर्फ प्राइस डिस्काउंट वाले में करनी है, बाकी तो कांस्टेंट ही रहनी है वो, ठीक है। तो एक हो जाएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट प्लस नई आ गई शॉर्टेज कॉस्ट, और इसी को बोलते हैं अपन लोग बैक ऑर्डर कॉस्ट। तो ये अपनी एक कॉस्ट नहीं ऐड हो गई।
और ये भी हम लोगों ने देखा, ये डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है, ये क्या होगी, ऐड होगी, नई कॉस्ट ऐड हो रही, तो ऐड हो रही तो कुछ अमाउंट होगा इसका, तो बढ़ेगी। ये दोनों घट रही हैं, तो हम लोग को अब देखना है कि भाई कितनी क्वांटिटी हम लोग ऑर्डर करें ताकि जो अपनी ओवरऑल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट जो अपनी है वो क्या हो, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, तो जरा हम लोग इसको लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, डी बाई क्यू इंटू सी नॉट। होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, क्यू बाई टू। क्यू क्या होता है, एवरेज होता है। ठीक है, क्यू अपनी क्वांटिटी होती थी तो हम लोग क्या निकालते थे, एवरेज क्वांटिटी, एवरेज। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री पर ईयर इंटू सी एच। और ये क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ यूनिट बैक ऑर्डर पर ईयर इंटू सीबी, इंटू सीबी। तो हम लोग को ये दो चीजें निकालनी है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये हम लोग निकालेंगे डायग्राम से। देखो जरा, अब मुझे बताओ कि एवरेज इन्वेंट्री कितनी होगी। सबसे पहले तो कितनी है, ये पार्ट कितना है, लेंथ क्यू माइनस एस, ये कितनी है, ये अगर मैक्सिमम इन्वेंट्री बात करें, ये क्या है, क्यू माइनस एस। ठीक है, तो क्यू माइनस एस इंटू टी वन, एवरेज इन्वेंट्री की बात करें, क्यू एवरेज की बात करें, तो क्यू माइनस एस 1/2 क्यू माइनस एस इंटू टी वन। और मैंने बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाई बेस। बेस क्या है, टी। टी को हम लोग क्या ले सकते हैं, T1 प्लस T2, क्योंकि भाई अपन एवरेज तो पूरे टाइम में ही देखेंगे ना भाई, इतने टाइम में तो निकालोगे नहीं, फिर इतना तो टाइम तो बच ही जाएगा। एवरेज का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, तो पूरे में देखेंगे। तो अगर हम लोग इसको देखें आगे, इस टर्म को, तो एक ट्राइंगल बन रहा है यहां पे, मैं इधर बना देता हूं। ठीक है, इसमें निकाल दे रहा हूं। ठीक है, ये ट्राइंगल अपना कुछ बन रहा है। ठीक है, ये क्या है, T1, सॉरी ये है T2, T1 और ये है T2। टोटल टाइम कितना है, T। ये है Q माइनस एस और ये है S। और अगर पूरे की बात करें, फुल लेंथ क्या है, Q। ठीक है, तो अगर हमने एवरेज निकालना है तो क्या हो जाएगा, Q एवरेज Q 1/2 Q माइनस एस इंटू T1, T1 टाइम मतलब एरिया, डिवाइड बाई बेस T1 प्लस T2। यहां से अपन लोग T1 अपॉन T1 प्लस T2, T1 अपॉन T1 प्लस T2 को लिख सकते हैं हम लोग Q माइनस एस अपॉन Q। सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहां से हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, T1 अपॉन T1 प्लस T2 को लिख सकते हैं अपन लोग Q माइनस एस अपॉन Q। कैसे, सिमिलर ट्राइंगल। तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, Q माइनस एस का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2Q। ये आ जाएगी एवरेज क्वांटिटी। अब एवरेज नंबर ऑफ यूनिट सॉर्ट, एस एवरेज, एवरेज नंबर ऑफ यूनिट सॉर्ट यानी कि इसका एरिया, तो कितना हो जाएगा 1/2 एस इंटू T2 डिवाइड बाई टोटल। भाई एवरेज तो पूरे में ही निकालोगे, T1 प्लस T2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, T1 प्लस T2, T2 अपॉन T1 प्लस T2 को S अपॉन Q, क्या लिख सकते हैं, S अपॉन Q। तो ये कितना आ जाएगा 1/2Q S इंटू एस यानी कि S स्क्वायर। ये आ गया S एवरेज। हमने सिर्फ क्या किया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाई बेस किया है और फिर सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज निकाल दी है। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज लगा दी तो हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई। S एवरेज की वैल्यू ये है और Q एवरेज की वैल्यू, सॉरी, और Q एवरेज की वैल्यू ये है। इसको हम अपने फॉर्मूले में रख लेते हैं। ठीक है, इसको अपने फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अपनी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डी बाई क्यू इंटू सी नॉट प्लस ये आ गया Q माइनस एस का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2Q इंटू सी एच प्लस एस स्क्वायर अपॉन 2Q इंटू सी बी। तो ये आ गई अपनी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट की वैल्यू। अब
वही काम हमें करना है कि ऑप्टिमम लॉट साइज निकालना है, और यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट भी वेरी कर रही है, एस भी वेरी कर रहा है, यानी कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूनिट सॉर्ट्स भी निकालना है। यानी कि अब इसमें दो वेरिएबल हैं, एस और क्यू, एस और क्यू दोनों का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और उसके बाद अपन लोगों को वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैथमेटिक्स वाला पार्ट मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक, मैथमेटिक्स वाला पार्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करेंगे तो अपना डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूनिट ऑर्डर, यूनिट्स ऑर्डर, इसको बोलेंगे अपन लोग क्यू स्टार या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2d(c0) अपॉन ch, देखो सेम है, और cb प्लस ch अपॉन cb। ठीक है, cb प्लस ch अपॉन cb। ठीक है, ये आ जाएगी क्या अपनी ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूनिट सॉर्ट। ठीक है, और अगर हम लोग देखें टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, ठीक है, इसी को अपन लोग क्या बोल देते हैं, क्यू स्टार, एट क्यू स्टार। तो वो भी सिमिलर फॉर्मूला आता है। क्या, मैंने मैथमेटिक्स वाला पार्ट सॉल्व नहीं किया, जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, cb अपॉन cb प्लस ch। तो ये दोनों अपन को, ये दोनों फॉर्मूले हम लोगों को एकदम याद करके रखने हैं, कहीं गड़बड़ हो ना जाए इसमें। ठीक है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट क्यू स्टार यानी कि मिनिमम कॉस्ट, और ये क्या है अपना क्यू स्टार की वैल्यू। क्लियर है ना। अब देखो सेम चीज है, ये दोनों चीजें सेम है, फर्स्ट वाले में थर्ड वाले में ये नया टर्म आया है। फिर याद करने का तरीका मैं बता देता हूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इस फैक्टर की वैल्यू क्या होगी 1 से ज्यादा, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1 से कम। क्यों, क्योंकि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट फर्स्ट वाले से इसकी भी कम आती है, यानी कि ये भी उससे बेटर है। ठीक है, ये वाला भी उससे बेटर है। तो इसमें तो देखो दो टर्म थे, लेकिन इसके अलावा इसमें एक तीसरे नंबर, एक नया टर्म आया था, हम लोगों ने देखा था नंबर ऑफ यूनिट सॉर्ट, नंबर ऑफ यूनिट सॉर्ट्स। ठीक है, तो उसका ही फॉर्मूला होता है ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूनिट सॉर्ट्स, इसको बोलते हैं अपन लोग एस स्टार। क्या बोलते हैं, एस स्टार। ये क्या होता है, एस स्टार इक्वल टू क्यू स्टार इंटू सी एच अपॉन सी बी प्लस सी एच अपॉन सी बी प्लस सी एच। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया अपना नंबर ऑफ यूनिट सॉर्ट। क्लियर है बात। अब अगर हम लोगों से कोई पूछे कि मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल क्या होता है, ठीक है, तो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये भी कि मैक्सिमम ठीक है, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। याद है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल क्या था, क्यू स्टार माइनस एस स्टार, और इसी को हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, कि क्यू स्टार इंटू सी बी अपॉन सी एच प्लस सी बी। और इसका एक और डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एम स्टार, इसको क्या बोलते हैं एम स्टार, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, या फिर आई एम बोल दो। ठीक है, तो एम स्टार का एक और फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2d(c0) बाई सी एच इंटू सी बी अपॉन सी बी प्लस सी एच, सी बी अपॉन सी बी प्लस सी एच। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला हमें याद रखने हैं। याद करना बहुत ही आसान है, ये तो पहले ही फॉर्मूला है, बस दो नए फैक्टर ऐड हो गए। ठीक है, ये एक नया टर्म ही आया है। ठीक है, निकालने का तरीका यही है, ये जो अपनी इक्वेशन है, पहले एक बार क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर एस के रिस्पेक्ट में करो, और दोनों का मैक्सिमम मिनिमा निकाल लो उसके बाद। ठीक है, कि एस की ऑप्टिमम वैल्यू कितनी होगी और क्यू की ऑप्टिमम वैल्यू कितनी होगी। ठीक, तो यहाँ पे अपने ये फॉर्मूले आ गए, और ये फॉर्मूले हम लोगों को एकदम याद करके रखने हैं, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे
कि जो क्वेश्चन आ रहा है गेट में वो इसी फॉर्मूले से आ रहा है। किससे आ रहा है? इसी फॉर्मूले से आ रहा है। ठीक है, एक ये है और एक दो फॉर्मूले ये है। तो अपना मॉडल एकदम इजी था, फर्स्ट मॉडल था एकदम, उसी का एक्सटेंशन है, बस हम लोगों ने यहाँ पे क्या शॉर्टेज अलाउड कर दी। अब शॉर्टेज अलाउड कर दी, शॉर्टेज का मतलब क्या है कि अपन लोग कस्टमर की डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम उसको होल्ड कर दे रहे हैं। जब भी नया ऑर्डर आएगा सबसे पहले उनकी डिमांड फुलफिल करेंगे, शॉर्टेज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर अपनी इन्वेंट्री फिल करेंगे, फिर उसको कंज्यूम करेंगे। तो इसका फायदा क्या हुआ कि नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर क्या हो गए हमारे, डिक्रीज हो गए। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। और होल्डिंग कॉस्ट क्या है, नंबर ऑफ यूनिट पर ईयर क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी होल्डिंग में, क्योंकि इतने पार्ट में अपन को नो होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि अपन को यहाँ पे होल्ड करना ही नहीं कुछ भी, शॉर्टेज है। तो होल्डिंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और टोटल हम लोगों ने फिर टोटल कॉस्ट निकाली इस फॉर्मूले से, और डिफ्रेंशिएट करके हम लोगों ने ये फॉर्मूले लेके आए। ये फॉर्मूले हमको याद रखने हैं, ठीक है। याद करना भी मुश्किल नहीं बताया। ये फैक्टर जो आउट हुआ सीबी प्लस, ठीक है, जो ये वाला अपना फैक्टर हुआ है पहला वाला, ये क्या है, इसमें ये ध्यान रखना है, ये सीबी प्लस सी एच है, ठीक है। सीबी प्लस सी एच अपॉन सीबी, जस्ट ऑपोजिट, सीबी अपॉन सीबी प्लस सी एच, ठीक है। तो ये अपन को इतने फॉर्मूले याद रखने हैं इस चैप्टर से। अब चलो हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग जरा देखते हैं। ये इसी साल गेट 2020 का क्वेश्चन है, इसी साल, ठीक है। देखो उसने ज़्यादा सोचना ना पड़े इसलिए डायग्राम पहले बना दिया है। डायग्राम समझ के ही आ गया है कि नंबर ऑफ यूनिट क्या कर दी है उसने, एस, देखो लिख भी दिया है कि एस यूनिट सॉर्ट है, और क्यू क्या है, ऑर्डर। देखो अब जो अपन लोगों ने पढ़ा है वही सेम सवाल आ गया। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग पहले कि फॉर ए सिंगल आइटम इन्वेंट्री सिस्टम द डिमांड इज कंटिन्यूअस, ठीक है, डिमांड इज कंटिन्यूअस, ठीक है, विच इज 10,000 पर ईयर। तो जो डिमांड है वो कितनी है, 10,000 पर ईयर। द रिप्लेसमेंट इज इंस्टेंटेनियस एंड बैक ऑर्डर एस यूनिट्स पर साइकिल, ऑल अलाउड एज सोन इन द फिगर, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि रिप्लेसमेंट भी है, इंस्टेंटेनियस रिप्लेसमेंट मीन्स कि जो इन्वेंट्री बिल्डअप होगा वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस होगा इनफाइनाइट रेट से, ठीक है। और क्या कह रहा है कि बैक ऑर्डर भी है एस यूनिट, ठीक। तो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। ठीक, तो अपन लोगों ने डी निकाल लिया था, डी कितना दे रखा था, 10,000, ठीक है, 10,000 दे रखा था। अब कह रहा है एज सुन एज द क्वांटिटी क्यू ऑर्डर्ड फ्रॉम द सप्लायर इज रिसीव्ड द बैक ऑर्डर क्वांटिटी इज इश्यूड टू द कस्टमर्स, ठीक है। यानी कि फर्स्ट मॉडल की डेफिनेशन बता रहा है कि क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ठीक है। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹300 पर ऑर्डर, यानी कि सीओ दे रखा है उसने 300 पर ऑर्डर। उसके बाद उसने क्या दे रखा है कि कैरिंग कॉस्ट इज ₹4 पर ऑर्डर, CH 4 पर यूनिट पर ईयर, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ बैक ऑर्डर इज 25, ये देखो उसने CB भी दे दिया, कितना, 25 पर यूनिट पर ईयर, ठीक। बेस्ड ऑन द टोटल कॉस्ट मिनिमाइजेशन क्राइटेरिया, ठीक है। द मैक्सिमम इन्वेंट्री रीच्ड इन द सिस्टम इज, ठीक है। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल पूछ रहा है, M स्टार पूछ रहा है, यानी कि Q स्टार माइनस S स्टार, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, सिर्फ इसकी वैल्यू पूछ रहा है, Q स्टार माइनस S स्टार। ये देखो सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला हमें तो पता है भाई, हमें तो अपना डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला है अपना, देखो हम लोग Q स्टार और S स्टार निकाल के भी, क्वांटिटी अलग अलग निकाल के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करें तो वो भी हमें पता है क्या है, 2D C0 इंटू CH इंटू, ठीक है, इंटू CB अपॉन CB प्लस CH, ठीक है, CB अपॉन CB प्लस CH। सारी वैल्यू उठा के हम लोग रखेंगे, सारी वैल्यू हम लोग उठा के रखेंगे, और आंसर आ रहा है 1173 कुछ आ रहा है, 11, ठीक है, आंसर कुछ ऐसे ही आ रहा है, 1137.4, 1137.4,
37.4। ये तो हो गया गेट का काम, ठीक है। अब इसमें अगर वो सवाल में अलग अलग क्वेश्चन पूछ देता, ठीक है, अगर वो इसी सवाल में अलग अलग क्वेश्चन पूछ देता तब हम लोग क्या करते, ठीक है, तब हम लोग क्या करते वो मैं अभी बता दे रहा हूं कि हम लोग क्या करते। ठीक है, मान लो इसी क्वेश्चन में, मैं इसी क्वेश्चन को ले रहा हूं, क्या वैरायटी हो सकती थी, ठीक है। इसी क्वेश्चन में मान लो हमें फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, ठीक, तो हम लोग क्या करते, हम लोग पहले क्यू स्टार निकालते। क्यू स्टार क्या होता है अपना, 2D इंटू सी नॉट अपॉन सी एच क्रॉस सी बी प्लस सी एच अपॉन सी बी। इसमें वैल्यू रखोगे तो क्यू स्टार की जो कुछ वैल्यू आ रही है, ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूनिट ऑर्डर, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कुछ 1319.09 यूनिट्स, ठीक है। देखो मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया ये क्योंकि हमें डिमांड पता है 10,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट पता है, होल्डिंग कॉस्ट पता है, बैक ऑर्डर कॉस्ट पता है, तीन ही चीजें हैं, डी सी नॉट सी एच और ये सी बी, और ये चारों की चारों चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, चारों बस पुट करनी है, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक। अब अगर हम लोग एस स्टार की बात करें तो एस स्टार क्या होता है, क्यू स्टार इंटू सी बी अपॉन क्या होता है, सी एच अपॉन सी बी प्लस सी एच, क्या होता है, सी एच अपॉन सी बी प्लस सी एच, ठीक है। तो जब हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे तो एस स्टार की वैल्यू क्या आएगी, 139 पॉइंट कुछ आ रही है, 139 पॉइंट, ठीक, 139 पॉइंट नहीं 181.94, कितनी आ रही है, 181.94। तो यहां से हम लोग अगर वो फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी कि दो ही एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम लोग एम स्टार निकालेंगे तो वो हमें सिंपल पता है क्या होता है, क्यू स्टार माइनस एस स्टार। तो जो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है वो कितना आ जाएगा, 1319.09 माइनस 181.94। तो ये भी कितना अराउंड आ रहा है, ठीक है, ये भी आ रहा है 1137.4, ठीक है, 1137.4। तो इतना क्या होगा, अपना मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल होगा, ठीक है। तो हम लोग चाहे तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, चाहे डायरेक्ट फार्मूला करके भी लगा सकते हैं, मैंने डायरेक्ट फार्मूले से भी सॉल्व कर दिया और यहाँ पे अलग अलग क्यू स्टार एस स्टार लगा के सॉल्व कर दिया, तो दोनों अपने काम क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना ये वाला मॉडल क्लियर हो गया है, सिंपल क्या है, हमें बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है, और फॉर्मूले याद रखने ही पड़ेंगे, और याद रखने कोई मुश्किल भी नहीं है क्योंकि सब में हम लोग देख रहे हैं एक फैक्टर आ रहा है नया, ठीक है। प्रोडक्शन वाले में देखोगे तो इधर पे क्या गया था, इधर पे आ गया था P अपॉन P माइनस डी, अगर प्रोडक्शन की बात करें हम लोग, प्रोडक्शन है बिल्डअप मॉडल की, और यहाँ पे क्या गया था अपना P माइनस डी अपॉन P माइनस डी, और मैंने बताया इन दोनों की वैल्यू क्या है, 1 से कम है, और इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है, याद करने का तरीका। और इसमें चूंकि नंबर ऑफ यूनिट शॉर्ट हुई है तो ये दो फार्मूले नए आ गए, ठीक है। उसमें से भी सिर्फ एक फार्मूला स्टार याद करके रखो, बस सिर्फ एक, ये सब याद करने की जरूरत क्या है, एक ही सेकंड तो लगेगा, ये फार्मूला सिर्फ याद करके रखो बस एक्स्ट्रा। तो जब भी अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो क्यू स्टार निकालो, क्यू स्टार निकालो, एस स्टार निकालो, दोनों को घटा दो, तब भी क्या आ जाएगा, एम स्टार, ठीक है। तो एक्स्ट्रा दो फार्मूले भी याद नहीं करने, सिंपल काम भी बन जाएगा, क्लियर है। तो हम लोग का डिटर्मिनिस्टिक के सारे मॉडल अपने कंप्लीट हो गए, ठीक है। चारों मॉडल हम लोगों ने पढ़ लिए, चारों के गेट के एग्जाम्पल भी लगा लिए, अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना नया मॉडल, और वो मॉडल है अपना प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, ठीक है। उसमें हम लोग देखेंगे कि रियल वर्ल्ड सिचुएशन में क्या होता है, कैसे अपन को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है, ठीक। तो हमारा डिटर्मिनिस्टिक सारे मॉडल खत्म हो गए हैं, अब हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल की, ठीक है ना। हम लोग बात करते हैं पहला कौन सा था, डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है, दूसरा कौन सा है, प्रोबेबिलिस्टिक, ठीक। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस, अगर हम लोग बेसिक डिफरेंस की बात करें दोनों में,
तो पहले वाले में डिमांड और लीड टाइम दोनों कांस्टेंट थी, डिमांड एंड लीड टाइम दोनों कांस्टेंट थी। इस केस में दोनों ही कांस्टेंट नहीं है, लीड टाइम आर नॉट कांस्टेंट। ठीक है, पहली चीज भाई उसमें डिमांड और लीड टाइम दोनों क्या थी, कांस्टेंट थी। और दूसरी चीज उसमें कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं रखते थे, इसमें हम लोग सेफ्टी स्टॉक रखते हैं। कॉमन सेंस, अगर हमें पता ही नहीं है कि किस स्पीड से कंज्यूम हो रही है, मतलब किस रेट से कंज्यूम हो रहा है आइटम, किस रेट से कंज्यूम हो रहा है आइटम, तो अगर हमें पता ही नहीं है कि कब किसी दिन 10 यूनिट चली जा रही है, किसी दिन 20, जब इस तरह का रेट अपना कांस्टेंट नहीं है, तो हम लोगों को सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा कि हो सकता है कभी क्या कहते हैं ज़्यादा की ज़रूरत पड़ जाए। तो उस केस में भाई अगर कस्टमर से सर्विस लेवल अपन को क्या करना है, अच्छा रखना है, अच्छा रखना है, तो सीधी सी बात है हमें सेफ्टी स्टॉक प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक, तो ये अपने बेसिक डिफरेंस हैं किस किस में, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में। मैंने बताया कि डिटर्मिनिस्टिक वाले में क्या था कि एग्जैक्टली अपन को पता है कि पर डे इतना कंज्यूम हो रहा है, उसी रेट से चलना है, इतने दिन में अपना ऑर्डर आ जाएगा। इस केस में क्या है कि भाई हमको पता है कि हमने ऑर्डर दिया है, मान लो अपनी कोई शोरूम है, हम लोग आइटम जो मंगा रहे हैं अपना, वो मंगा रहे हैं चेन्नई से, शोरूम है दिल्ली में, तो वहाँ से ऑर्डर किया है, ट्रक वाला आता है, ट्रक से ट्रांसपोर्ट होके आता है, 10 दिन लगाता है। लेकिन हो सकता है कि कभी बीच में जाम लगा हो, ठीक है, उसकी तबीयत खराब हो जाए, ट्रक खराब हो जाए, कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हो सकता है 20 डेज लगा दे, 15 डेज लगा दे। तो लीड टाइम का पता नहीं है, तो उस हिसाब से हमें पता है कि 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, तो हम लोग सेफ्टी स्टॉक रखेंगे कुछ। सेम केस डिमांड में, जो हमें एग्जैक्टली पता था कि पर डे 10-20 कंज्यूम हो रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग पता था 0 के टाइम पे अपन लोग कर देते थे ऑर्डर, या फिर पता था कि 5 दिन में ऑर्डर आ जाएगा तो 5 दिन पहले कर देते थे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में हम लोग भाई पता चला ऑर्डर हम कर रहे हैं, उसके बाद एकदम से कंज्यूम हो गया तेजी से, तो हम लोगों को पता नहीं रहता है, डिमांड रेट कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। तो ये इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। बहुत सारे मॉडल हैं इसमें भी, ठीक है, लेकिन हम लोगों को एक ही मॉडल देखना है। कौन सा मॉडल देखना है जिससे गेट में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो है डिमांड एंड प्रॉफिट मॉडल। अगर कोई पूछ ले कि सेफ्टी स्टॉक से फायदा क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है अपना, कि सर्विस लेवल अपना हो जाएगा वो बेटर हो जाएगा, कस्टमर के लिए सर्विस लेवल अपना क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। भाई सेफ्टी स्टॉक का मतलब क्या है कि जब हम लोगों का आउट ऑफ डिमांड, मतलब आउट ऑफ प्रोडक्ट हो रहे हैं, अपना बैक शॉर्टेज हो रही है, तब हम लोग क्या करेंगे, सेफ्टी स्टॉक से आइटम निकाल के उसको सर्विस दे देंगे, तो अपनी सर्विस लेवल क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। इसी को बोलते हैं हम लोग, सेम इसी मॉडल को स्टैटिक इन्वेंट्री मॉडल, स्टैटिक इन्वेंट्री मॉडल। ये मॉडल हम लोग वहां पे यूज करते हैं, इसका एक टाइप है, इसी से क्वेश्चन आए गेट में एक आध बार जो आए हैं, बाकी तो कुछ नहीं आया, ठीक है। तो बाकी इसमें होते हैं प्रोबेबिलिटी वाले अच्छे अच्छे मॉडल होते हैं, इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, फिर अपन लोग क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जेड सिग्मा वगैरह आते रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो हम लोग को नहीं पढ़ने, ये वाला पढ़ना है हम लोगों को। ये सिंपल ये मॉडल हमारा वहां यूज होता है जहां पे आइटम्स जो है बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, आउटडेटेड, ठीक है, आउटडेटेड हो जाते हैं, या फिर बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जैसे सब्जियां हो गई, आउटडेटेड का मतलब समझ लो, सबसे पहले इसको बोलते क्या है, न्यूज़पेपर बॉय मॉडल, न्यूज़पेपर मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग, मैं अगर न्यूज़पेपर बेचने वाला हूँ, अगर मैं अगर 500 न्यूज़पेपर लेके आया हूँ 500, और मैंने आके आज बेचा है, और अगर मेरे 20-30 न्यूज़पेपर नहीं बिके, तो सोचो क्या होगा, क्यों, क्योंकि आता 5 रुपीज़ का है, बेचते हैं हम 6 रुपीज़ में, 1 रुपये का तो फायदा होता है। हमने 100 बेचे, 100 रुपये का फायदा हुआ, और अगर 20 नहीं बेच पाए तो 20 रुपीज़ का क्या हो गया, लॉस, सीधे 20 × 5 100 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो ऐसे केस में, और उसको हम कल नहीं बेच सकते, वो लॉस तो मतलब फिर लॉस। तो इस तरह के आइटम्स में हम लोग क्या लगाते हैं, डिमांड एंड प्रॉफिट मॉडल और स्टैटिक इन्वेंट्री मॉडल। ये हो गया। फैशन आइटम हो गए कि किसी स्टार ने तो टोपी पहन ली तो उसका फैशन हो गया, हमने क्या किया, हम क्या कहते हैं, गारमेंट्स की शॉप थी हमारी, हमने बहुत सारी 10,000 टोपियाँ लगा के रख ली कि भाई उसने पहनी है, सब खरीदेंगे। खरीदी लोगों ने, 15 दिन 20 दिन खरीदी, उसके बाद उसने गंजा करा लिया, ठीक है। अगर गंजा करा लिया तो अब टोपी नहीं पहन रहा है, वो ऐसे घूम रहा है,
तो उस केस में क्या, फिर लोग टोपी पहनना छोड़ देंगे। तो जो फैशन आइटम्स हैं वो भी बहुत जल्दी आउटडेटेड होते हैं, आए गए, ठीक है। उसमें अगर हम लोगों ने आइटम मंगा के पहले से रख लिया और फिर वो वही नहीं बिका तो फिर वो वेस्ट है। तो उस केस में हम लोग ये डिमांड एंड प्रॉफिट मॉडल को यूज करते हैं। न्यूज़पेपर हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, फैशन आइटम्स हो गए, ये सब क्या है, आउटडेटेड वाले हैं, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं, उस जगह पे हम लोग ये मॉडल यूज करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें इस मॉडल में, सिंपल, तो एक होगी डिमांड, मार्केट डिमांड, यानी मार्केट से कितनी डिमांड है। दूसरा टर्म होगा एक सप्लाई, कि हम कितनी सप्लाई कर रहे हैं। तो दो केस हो सकते हैं, पहला कि डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो D माइनस एस, यानी कि डिमांड है 50 आइटम्स की और हम सप्लाई कर रहे हैं 40 आइटम्स, यानी कि 10 आइटम्स की हम सप्लाई नहीं कर पाए, है ना। तो एक टर्म होगा प्रॉफिट, सीधा सीधा प्रॉफिट, और दूसरा क्या होगा, लॉस। तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि अगर अपनी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर सप्लाई। या फिर इसको बोल सकते हैं और अंडर डिमांड। इस केस में यानी कि हम लोग के पास आइटम कम है, डिमांड ज्यादा है, तो उनको लॉस कितना हो जाएगा। लॉस की बात करें तो सिंपल प्रॉफिट इंटू D माइनस एस, जितनी यूनिट शॉर्ट हो रही हैं इंटू प्रॉफिट। यानी कि अगर हम लोग एक आइटम से 5 रुपए कमा पा रहे थे, प्रॉफिट हो रहा था, तो 10 आइटम शॉर्ट हो गए, तो 10 इंटू 5, ये क्या हो गया, फर्स्ट केस। दूसरा केस क्या हो सकता है कि सिंपल अपनी जो सप्लाई हो वो डिमांड से ज्यादा हो, तो इसको क्या बोल देंगे, ओवर सप्लाई। ओवर सप्लाई, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अंडर डिमांड, मतलब डिमांड कम है, सेम जस्ट अपोजिट। अब इस केस में देखो, हम ले आए 50 आइटम, बिके 30 आइटम, 20 बच गए, तो 20 आइटम जो हम लोग खरीद के लाए वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया, तो क्या लॉस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर लॉस की बात करें हम लोग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लॉस, जो भी लॉस हो रहा होगा इंटू एस माइनस डी यूनिट, ठीक है। तो कुछ लॉस हो रहा होगा और कुछ प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, दोनों केस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग सप्लाई से ज्यादा लेके आ रहे हैं, सप्लाई से ज्यादा लेके आ रहे हैं, ठीक है, मतलब डिमांड से ज्यादा लेके आ रहे हैं तब भी लॉस हो रहा है, और अगर डिमांड से कम लेके आ रहे हैं तब भी लॉस हो रहा है। देख रहे हो, दोनों केस में लॉस है भाई। जब डिमांड से कम लेके आ रहे हो, अंडर सप्लाई है, तो प्रॉफिट का लॉस है, और अगर डिमांड से ज्यादा लेके आ रहे हो तो हमें किस चीज का लॉस है, कि हम आइटम खरीद लाए हैं, वो जो हमने मनी स्पेंड कर दिया है, क्या कहते हैं, वो कहां से अपना रिकवर होगा, वो नहीं हो पाएगा, दोनों जगह से लॉस है। तो ऐसे केस में हम लोग प्रोबेबिलिटी वाला मॉडल लगाते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि एग्जैक्टली हम कितने आइटम लेके आए, ताकि जो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो, ठीक। तो इस केस में सिंपल एक फॉर्मूला होता है कि P अपॉन P प्लस L, P S माइनस 1, ठीक है, P S माइनस 1, ठीक है। मैं उल्टा लिख गया हूं, P S माइनस 1, क्योंकि पहले कम वाली वैल्यू होगी फिर ज्यादा वाली होगी, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ S माइनस 1 यूनिट्स। सिमिलरली इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी, ये क्या हो जाएगी, ऑफ S यूनिट्स, यानी कि S यूनिट की कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी कितनी है, और S माइनस 1 यूनिट की कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी अपनी कितनी है, ठीक है। तो ये अपना प्रॉफिट है, ये क्या है अपना
लॉस है। बस इसका रेशियो निकालना है, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी चेक करना है, जो भी आ जाएगा वही एस यूनिट अपन को ऑर्डर कर देना है। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, इसीलिए एक ही बार गेट में आया है। इसी को हम लोग इसमें भी यूज कर लेते हैं कि पी एस माइनस वन सी बी अपॉन सी बी प्लस सी एच और पी एस माइनस वन सेम चीज है। ये क्या है? बैक ऑर्डर कॉस्ट, बैक ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, ठीक है ना। ये क्या है? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। क्लियर है ना बात? तो ये भी क्या है कि कितनी यूनिट शॉर्ट हो रही हैं, एस माइनस वन यूनिट शॉर्ट हो रही है, उसकी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी, और कितनी यूनिट शॉर्ट हो रही है उसकी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी, और ये एस माइनस एस यूनिट, ये एस माइनस वन यूनिट शॉर्ट होने की कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी और ये एस यूनिट की, तो इसके बीच से हम लोग निकाल लेते हैं। अब जरा देखो इसका सवाल लगता कैसे है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोगों ने सिंपल एक फॉर्मूला लगा लिया। अभी देखोगे कि कितनी इजीली सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, गेट का आया हुआ क्वेश्चन है अपना, कि इसको हम लोग अपने उसमें रख लेते हैं, फिर आराम से सॉल्व कर देंगे क्योंकि यहां जगह है नहीं बिल्कुल भी। देखो जरा ध्यान से, कह रहा है कि ए स्टॉकिस्ट विशेस टू ऑप्टिमाइज द नंबर ऑफ पेरिशेबल आइटम्स ही नीड्स टू स्टॉक इन एनी मंथ इन हिज स्टोर, ठीक है। द डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस पेरिशेबल आइटम इज, डिमांड दे रखी है और उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। क्लियर है बात? ठीक है। आगे देखो, द स्टॉकिस्ट पेज ₹70 फॉर ईच आइटम एंड ही सेल्स ईच एट ₹90। 70 रुपीज में वो क्या कर रहा है? खरीद के ला रहा है, और 90 रुपीज में सेल कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें, यहां से प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 90 माइनस 50 यानी कि 20 रुपीज प्रॉफिट हो गया। अब बोल रहा है कि इफ द स्टॉक इज लेफ्ट अनसोल्ड, यानी कि अगर अपना आइटम नहीं बिकता है इन एनी मंथ, ही कैन सेल द आइटम एट ₹50 ईच, यानी कि वो अगर नहीं बिकता है तो 50 रुपए में वो स्क्रैप में बेच देता है, ठीक है। तो अगर हम लोग लॉस की बात करें, अगर एक आइटम नहीं सेल होता है तो वो हो जाएगा 70 माइनस 50 यानी कि 20 रुपीज। ये प्रॉफिट है और ये लॉस है। ये अपना प्रॉफिट है 20 रुपीज और ये लॉस है, ठीक है। आगे देखो जरा, कह रहा है कि देयर इज नो पेनल्टी फॉर अनफुलफिल्ड डिमांड, ठीक है, कोई पेनल्टी नहीं है कुछ। द मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, अगर अपन को एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो द ऑप्टिमम स्टॉक लेवल इज, ठीक है। तो ऑप्टिमम स्टॉक लेवल क्या है? तो सबसे पहले तो हम लोग स्टॉक लेवल निकालना है। सबसे पहले तो जो अपनी डिमांड दे रखी है, डिमांड बगल में लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी, उसके बगल में लिख लेंगे कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये डिमांड क्या हो गई? 2, 3, 4, 5, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.10, 0.35, 0.35 और 0.20। तो ये देखोगे तो कितना आ जाएगा? कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी 0.10, इसका समेसन 0.45, फिर इसको 0.80 और फिर ये आ गया लास्ट में 1.0। समेसन हमेशा 1 ही होगा, प्रोबेबिलिटी है ना, मुझसे ज्यादा कहाँ होती है, ठीक है। तो ये कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी अपन ने निकाल ली। अब देखो काम अपना हो गया है मैक्सिमम, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी अपन को बताती क्या है कि अगर अपना आइटम आ रहा है, 2 आइटम लेके आ रहे हैं तो 10% चांस है वो क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा, ठीक है। और इतना % चांस है कि सेल नहीं होगा बाकी, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी हमको यही बताती है। और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले रखी है उन्होंने, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लिए होंगे कि अगर 2 आइटम लगातार 2 महीने तक हम लेके आते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आती है। 3 आइटम लगातार लेके आते हैं तो कितनी हो सकता है? कभी 2 से ज़्यादा बिक जाए
वो कभी हो सकता है 2 से कम बिक जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बस 2 है तो मतलब 2 का ही, क्योंकि जब 2 से ज़्यादा बिक जाएंगे तब भी 2 नहीं बिके हैं, ज़्यादा बिक गए। अगर 2 से कम बिक जाएंगे तब भी 2 नहीं बिके हैं, ठीक है। तो दोनों केस नहीं होंगे। तो खैर दी तो बात प्रोबेबिलिटी की, अपन को इतना ध्यान नहीं देना है। तो अपना फॉर्मूला क्या था, पी एस माइनस वन लेस देन पी अपॉन पी प्लस एल पी एस, ये था। तो यहां से देखो हम लोग सिंपल अपनी इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो कितनी आ जाएगी, 20 प्रॉफिट है, 20 प्रॉफिट प्लस 20 लॉस, पी एस माइनस वन, और ये क्या है, पी एस, ठीक। तो यहां से देखोगे तो वैल्यू आ रही है 0.5। तो अब देखो जरा 0.5 किसके बीच में लाई कर रहा है, 0.5 यहां कहीं लाई करेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है कहीं, क्लियर है ना बात, इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में, यानी कि ये हो जाएगा P4 माइनस 1 और ये हो जाएगा P4, ठीक है, P4 माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा, P4, ठीक है। तो देखो जरा इस हिसाब से 0.5 आ रहा है, तो 0.5 के हिसाब से देखो कितना कौन सी वाली में लाई करेगा, किसके बीच, किस बीच में लाई करेगा, जल्दी देखो जरा, ये लाई करेगा 3 और 4 के बीच में, यानी कि ये S कितना है 4 और S माइनस 1 कितना है 3, 4 और 3 के बीच में लाई कर रहा है 0.5, 0.45 और 0.80 के बीच में 0.5 लाई करेगा ना, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट जो ऑप्टिमम होंगे यूनिट्स वो अपने हो जाएंगे 4। S की वैल्यू कितनी हो गई है 4, यानी अपना आंसर कितना हो जाएगा 4। तो देखा हम लोगों ने, बहुत ही इजी है सवाल लगाना, प्रॉफिट निकाल लिया, लॉस निकाल लिया, डिमांड, प्रोबेबिलिटी, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला अपना इजी है, P अपॉन P प्लस एल। सेम अगर बैक ऑर्डर कॉस्ट दे रखी होती, होल्डिंग कॉस्ट दे रखी होती और प्रोबेबिलिटी दे रखी होती तो हम लोग उससे भी लगा सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इसी के साथ हम लोगों के सारे मॉडल क्लियर हो गए हैं, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने सारे मॉडल पढ़ लिए हैं लगभग, जो गेट में आए हुए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी होते हैं, ठीक है, उसकी कोई नीड नहीं है इतनी, ठीक है। तो ये जितने हैं इंपॉर्टेंट वाले हमने सारे मॉडल पढ़ लिए हैं और इंपॉर्टेंट सारे केस भी कर लिए हैं, ठीक। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस होते हैं, सब में होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन पार्ट था जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आए 95%, 99% क्वेश्चन, वो वाला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है किसमें, इन्वेंट्री में, ठीक है। अब इन्वेंट्री में एक चीज और रह गई है, ठीक है, इन्वेंट्री में एक लास्ट चीज रह गई है, वो क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल। ये तो इन्वेंट्री आइटम था, इन्वेंट्री है क्या, इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे मिनिमाइज करें, अब होता है एक टर्म इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नया टॉपिक देखते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल, छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद फिर हम लोगों का ये चैप्टर हो जाएगा क्लोज। तो हमारे सारे के सारे मॉडल यहाँ कवर हो गए हैं, 4 डिटर्मिनिस्टिक मॉडल और 1 प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, ठीक है। तो इसके बाद भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और एक खास जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक टॉपिक, उसका नाम है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। अब देखो इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, जैसे एग्जांपल लें अपन लोग, कार का प्लांट है, तो कार अपन को असेंबल करने में, अपन को प्रोड्यूस करने में बहुत सारे आइटम्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल इंजन, गियर बॉक्स, एक्सेल, टायर, रिम, सीट्स, स्टीयरिंग, ग्लासेस, है ना। तो इन सब सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे आइटम हैं, हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स, और इन सब के हम लोग क्या करने, भाई इन्वेंट्री ला के रखनी है पहले से। हर बार तो भेजोगे नहीं जैसे कि भाई ये जरूरत पड़ रही तो जाओ ये ले आओ, अभी एक गिलास की जरूरत है ले आओ जाके, तो इन्वेंट्री हम ला के रखते हैं। तो इन सब आइटम्स में ये तय करना बहुत जरूरी है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं, कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं, कि मतलब किसका होना ज़्यादा जरूरी है, किसका होना कम जरूरी है। और नॉर्मली जो हम लोग डिसाइड करते हैं वो करते हैं किस हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है जो अपने काम का है वो है ABC कंट्रोल। ABC कंट्रोल, ABC कंट्रोल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें से, ठीक है।
तो हमने किया गया है कि भाई बहुत सारे आइटम थे, तो भाई ये डिसाइड करना जरूरी है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसको ज्यादा प्रायोरिटी दें, किसको नहीं दे। कॉस्ट वाइज दे सकते हैं, क्रिटिकलिटी वाइज दे सकते हैं, अवेलेबिलिटी टाइप दे सकते हैं, तो हम लोग किसी भी हिसाब से दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो दे रहे हैं उसके परसेंटेज यूज के हिसाब से दे रहे हैं, परसेंटेज यूजेज के हिसाब से हम लोग आइटम्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, आइटम ए, आइटम बी और आइटम सी, 3 को डिवाइड कर रहे हैं। ये जो आइटम है अपना आइटम ए, इसकी अगर हम लोग इन्वेंट्री की बात करें तो वो रहती है ओनली 10 to 20%, मतलब बहुत कम इन्वेंट्री रखते हैं। और इसी का अगर हम लोग परसेंटेज यूज की बात करें, परसेंटेज यूजेस की बात करें, तो वो सबसे ज्यादा होता है 60 to 70%। और अगर हम आइटम बी की, अभी देखो मैं सब बता रहा हूं कि कैसे हमने डिसाइड कर लिया परसेंटेज यूजेस क्या है, अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि एबीसी कंट्रोल है क्या, ठीक है। तो देखो यहां पे जो आइटम बी है इसको हम लोग रखते हैं 20 to 30% इन्वेंट्री में, और आइटम सी को रखते हैं 60 to 70%। इसका परसेंटेज यूजेस कितना है, 20 to 30% और 60 to 70। और कोई सिंपल टर्म में पूछ ले तो 10 20 70 और 70 20 10, या फिर 70 60 30 10, इस हिसाब से अगर सिंगल डिजिट में। बाकी मैंने रेंज बता दी है। ये जो आइटम होता है, देखो अब ध्यान से सुनो, कॉमन सेंस, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ये जो आइटम है इसका यूजेस परसेंटेज ज्यादा है, कैसे निकालते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। अगर यूजेस परसेंटेज ज्यादा है कॉस्ट के हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। अगर ये यूजेस परसेंटेज ज्यादा है तो, और इन्वेंट्री की वैल्यू क्या कम है, यानी कि बहुत कम आइटम रख रखे इन्वेंट्री में, कम रखे हैं ना, तो इसका फ्रिक्वेंट अपन को क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं वेरी टाइटली कंट्रोल आइटम, वेरी टाइटली कंट्रोल आइटम, इसी को बोल देते हैं। फ्रीक्वेंट रिव्यू करना है ए आइटम को बोल देते हैं वेरी टाइटली कंट्रोल। इसको उतना फ्रीक्वेंट यूज नहीं करते हैं, इसको सिर्फ टाइटली, मतलब इसकी भी इन्वेंट्री कम है, 20 to 30% है, इसको मतलब देखते हैं, रिव्यू करते हैं, उतना नहीं, ये तो बहुत कम है ना। और इसको देखें तो इसको एकदम नॉर्मल कंट्रोल, एक बार में 60-70% अपन लोगों ने आइटम को मंगा के रख लिया है, रखा हुआ है, बहुत दिनों बाद देख रहे हैं क्योंकि भर लिया था हमने इकट्ठे। तो किस हिसाब से, क्योंकि इसकी यूजेस वैल्यू क्या थी, सॉरी इसकी यूजेस वैल्यू गलत लिख दी है, इसकी यूजेस वैल्यू क्या होगी 10 to 20%, यानी कि जिसकी यूजेस वैल्यू सबसे कम है उसकी इन्वेंट्री सबसे ज्यादा है, और जिसकी यूजेस वैल्यू सबसे ज्यादा है उसकी इन्वेंट्री सबसे कम है। 3 कैटेगरी में अपने आइटम डिवाइड है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और ये कैटेगरी सी, ए बी सी। इसको बोलते हैं अपन लोग फ्रीक्वेंट रिव्यू करते हैं, इसको बोलते हैं वेरी टाइटली कंट्रोल, क्योंकि बहुत कम है फिर ज्यादा है फिर बहुत ज्यादा है, यूजेस इसका सबसे ज्यादा है, कम है फिर कम है। ये जो अपना बेस्ड है, ये एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे पेरेटो, उन्होंने अपना कर्व दिया था पेरेटो कर्व, 80-20 लॉ। दैट मीन्स 20% of inventory item consist of 80% of financial budget, financial बजट। यानी कि समझ रहे हो बात, क्यों इतना कम रखा है, क्योंकि जो 20% आइटम है ये 80% कॉस्ट इसी की है, इसीलिए इसको कम रखा है ना। आगे देखो, अगर इसको हम लोग बनाएं पेरेटो कर्व को, अगर हम इस कर्व को बनाएं तो ये कर्व कुछ इस टाइप था, यानी कि अगर हमारा यूजेस कितना है, अगर हमारा यूजेस है
70-60%, तो आइटम ए, ठीक है। अगर अपना यूजेस है 20-30%, तो आइटम बी 20-30%, और हमारा यूजेस कितना है 10%, 10-20%, यानी कि बहुत कम, तो हमारा आइटम की क्वांटिटी कितनी है सी। ये क्या है अपना परसेंटेज यूजेस, ये ठीक है इन्वेंट्री कि कितनी इन्वेंट्री हम लोग रख रहे हैं। तो हमें इस डायग्राम से दिख रहा है साफ साफ कि ए की क्वांटिटी क्या है बहुत कम है, बी की उससे ज्यादा है और सी की बहुत ज्यादा है। और अगर यूजेस परसेंटेज की बात करें तो इसका क्या है बहुत ज्यादा है, कम है, फिर बहुत कम है। अब हम लोग देख लेते हैं जरा, बहुत लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, बहुत लोगों के मन में कि यूजेस परसेंटेज है क्या, तो जरा वो 1 मिनट में देख लेते हैं। कि मान लो कोई कंपनी है, उसमें हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कि भाई 1 2 3 4 से लेके ले रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जिसकी बात कार की बात कर रहा था ना मैं, इंजन है, स्टीयरिंग है, गियर है, व्हील है, वो सारे हैं। कॉस्ट पर प्रोडक्ट, नंबर ऑफ यूनिट, यूजेस, टोटल कॉस्ट और परसेंटेज यूजेस। क्लियर, ठीक है। नंबर ऑफ कौन कौन से प्रोडक्ट है उसकी नंबरिंग कर दी हमने, इंजन, गियर बॉक्स, व्हील, ग्लासेस, स्टीयरिंग, सीट्स, ठीक है, वो सारे प्रोडक्ट हैं। और ये बोल रहा है उनकी कॉस्ट कितनी है। इसकी है मान लो 100, इसकी है 10,000, इसकी है 5,000 की 500। ये कॉस्ट दे रखी है पर प्रोडक्ट। आइटम कितने यूज हो रहे हैं 1000, ये कितने हो रहे हैं 1000, 500, 300, तो इस हिसाब से आइटम यूज हो रहे हैं, तो कुछ टोटल कॉस्ट निकल के आएगी। कॉस्ट निकल के आ रही है सबकी, जितने भी आइटम होंगे सबकी कॉस्ट निकल के आएगी। और इन जब सब कॉस्ट को ये ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी टोटल कॉस्ट किसकी, जो भी अपन लोग इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री परचेज। मतलब इतना अपने को अलाउट है, इतनी अपन को ईयरली कॉस्ट अलाउट है, अलॉटेड कॉस्ट है ये, कि इतने की हम लोग इन्वेंट्री परचेज कर सकते हैं। तो अब देखो यूजेस परसेंटेज कैसे निकल के आएगा। सिंपल, डिवाइड बाई ये जो टोटल कॉस्ट है, समझ रहे हो ना, परसेंटेज निकाल लिया। तो इसमें जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, यानी 60% से 70% के अंडर, है ना, तो वो किस में आएगा ए में। जिसकी आएगी 20-30% वो आएगा बी में, और जिसकी आएगी 10% वो आएगा सी में। सिंपल, अपन ने कॉस्ट निकाल रखी है। यूजेस परसेंटेज क्या है कि जो टोटल ईयरली कॉस्ट है उसकी, उस प्रोडक्ट की जितने नंबर ऑफ यूनिट यूज हो रहे हैं उसकी टोटल ईयरली कॉस्ट उस प्रोडक्ट की, डिवाइड बाई टोटल जो अपन को बजट है इन्वेंट्री का, तो परसेंटेज यूजेस निकल आता है। और उसके हिसाब से हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है, उसके हिसाब से हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि कौन सी किस आइटम को कितना अपन को देखना है। तो अब देखो जरा, अब हम लोग बैक चलते हैं। एबीसी कंट्रोल में एक आइटम ए था। अब देखो दिमाग सोचो, अब देखो हम लोग उल्टा पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने समझ लिया कि परसेंटेज यूजेस क्या है। अब देखो परसेंटेज हिसाब से, यानी कि बहुत कॉस्टली आइटम है, ये आइटम बहुत ज्यादा कॉस्टली है क्योंकि परसेंटेज यूजेस ज्यादा है इसका, तो इसको हम लोग कम ला के रखेंगे ना यार। ज्यादा ला के रखोगे तो ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट हो जाएगा। भाई कम ला के रखेंगे, बार बार रिव्यू करते रहेंगे, देखते रहेंगे कहीं खत्म तो नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे फ्रीक्वेंट रिव्यू करेंगे। वेरी टाइटली कंट्रोल इसी को बोलते हैं, जब बार बार देखना पड़े, इसकी चिंता ज्यादा करना पड़े, ठीक है। तो सीधी सी बात है अपनी कि इसकी आइटम की कॉस्ट ज्यादा है, परसेंटेज यूज ज्यादा है, इसलिए हम इसको कम रख रहे हैं। उसके बाद क्या है, ये बीच वाले हैं, इनकी कॉस्ट भी 20-30% है, इसको भी थोड़ा कम रख रहे हैं उससे, मतलब थोड़ा ज्यादा रख रहे हैं उससे, कि थोड़ी कॉस्ट का यूजेस परसेंटेज यूजेस क्या है थोड़ा कम है, 60-70 के रिस्पेक्ट में 20-30 है। अब जिसका परसेंटेज यूजेस कम है, फॉर एग्जाम्पल नट्स हो गए, कॉटन हो गई, लुब्रिकेटिंग ऑयल, कटिंग फ्लूइड, पता चला कॉस्ट बहुत कम है, इकट्ठा ला के स्टोर में रख दिया है, अब वो चल रहा है 6 महीने तक, बार बार रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए एक बंदा अलग से नहीं रखना है। हमें पता है कि हमने साल भर के लिए मंगा लिया है, तो 8-10 महीने तो चलेगा, सीधे 6-7-8 महीने बाद जाके देखेंगे एकदम नॉर्मली कि हाँ कितना बचा है कितना नहीं बचा है। और चूंकि कॉस्ट कम है तो हम लोग बहुत सारा इकट्ठे मंगा ले रहे हैं। इकट्ठे मंगाने से फायदा क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो होता है ये क्या है,
परसेंटेज यूजेस के हिसाब से आइटम्स को अपन कैटेगराइज कर रहे हैं कि इन्वेंट्री में उसको क्या प्रायोरिटी दें, इंपॉर्टेंट रखें या कम इंपॉर्टेंट रखें। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये उसके रिस्पेक्ट में लेस है, कॉस्ट ज़्यादा है। इसी रिस्पेक्ट में जैसे कि कभी कभी होता है आइटम की अवेलेबिलिटी, जैसे अगर हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो वहाँ उनको कॉस्ट से मतलब नहीं है, उनको तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है जिसकी अवेलेबिलिटी सबसे कम है वो क्या है, वो अपना आइटम है यूरेनियम, न्यूक्लियर फ्यूल, और वो इंडिया में होता नहीं है इतना ज़्यादा, आंध्र प्रदेश में थोड़ा बहुत होता है एक आध जगह, बाकी कहाँ से आता है, कजाकिस्तान से या फिर ऑस्ट्रेलिया से। तो हम लोगों को जब भी मिलता है हम मंगा लेते हैं, इससे हमें परसेंटेज यूजेस नहीं देख रहे हैं, कॉस्ट नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ क्या देख रहे हैं, क्रिटिकलिटी, उसकी अवेलेबिलिटी। तो जब मिल रहा है जितना ला के रख लो, बाद में देख लिया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये इस टाइप से भी होते हैं, यूनिट परचेज प्राइस के हिसाब से भी कैटेगरी होती है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग दे रखा है। फिलहाल हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एबीसी। और एबीसी में भी ये याद रखना, जो ये पेरेटो कर्व है ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि एबीसी एनालिसिस किस पे आधारित है, ठीक है। तो पेरेटो कर्व पे तो हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे क्या परसेंटेज यूजेस, यहाँ पे इन्वेंट्री आइटम जिसका यूजेस ज़्यादा है इन्वेंट्री कम है, फिर बीच वाला उसकी इन्वेंट्री थोड़ी ज़्यादा है, और जिसका यूजेस कम है मिनिमम है उसकी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों का क्या टोटल कंप्लीट हो गया है पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर इन्वेंट्री कंट्रोल। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था, और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो पहला मॉडल था। और मैंने बहुत सारी वैरायटी भी करा दी है, काफ़ी क्वेश्चन भी करा दिए हैं 8-10, और सारे गेट के ही कराए हैं। और आगे भी ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो गेट के, एक आधी जो अगर अच्छा क्वेश्चन है तो वो इधर उधर से मैंने लिया होगा, अदरवाइज गेट के ही क्वेश्चन लिए, क्योंकि गेट के क्वेश्चन में क्या होता है, वैरायटी अच्छी मिल जाती है, कॉन्सेप्ट अच्छे मिल जाते हैं। और गेट के लिए जो हमें एक चीज़ बेसिक ध्यान रखनी है कि वो फंडामेंटल ज़्यादा पूछते हैं। तो फंडामेंटल मैंने ऑलमोस्ट सारे मॉडल के बता दिए हैं, और यही मॉडल क्या है अपने इंपॉर्टेंट है, और इन सब को हम फॉर्मूले खासकर याद रखने हैं। तो इसका पढ़ने का तरीका क्या है कि एक पेज लो, उसमें चारों मॉडल लिखो कि भाई डिटर्मिनिस्टिक वाला है ना, उसमें फर्स्ट सेकंड करके चारों मॉडल डालो और फॉर्मूले लिख लो। तो फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम है, अगर पहले वाले से प्रोडक्शन वाले को देखोगे तो क्या डिफरेंस है, P माइनस डी वाला प्रोडक्शन फैक्टर का, और उसमें अगले वाले में देखोगे तो क्या है, CB/CV + H, इतना डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। और एक ऑप्टिमम वाला फॉर्मूला बस एक्स्ट्रा है, और उधर अगर प्रोबेबिलिटी वाले में जाओगे तो P/P + L अपन को निकालना है, PS-1 से लेके PS के बीच में कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी। तो इतने ही फॉर्मूले हैं, ये अपन को याद रखने हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। और ऐसा हमेशा होता है कि गेट में इन्वेंट्री से एक क्वेश्चन पक्का आता है, वो हम लोगों ने देख भी लिया, क्योंकि 70-80% कॉस्ट किसकी लग रही है, इन्वेंट्री की लग रही है बजट में। जहाँ खर्चा ज़्यादा हो रहा है वहीं हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर पढ़ेंगे, सिक्वेंसिंग के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।